Starting question number 4, page number 47. Elements of economic theory. क्वेश्चन 4 में लिखा है कि वेरियस मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अलग अलग मेथड में सबसे पहली मेथड है प्रपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, जिसको अपने पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। प्रपोर्शनेट मेथड का दूसरा नाम क्या एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, आता है नाम इसका पॉइंट फॉर्मूला, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, price elasticity of demand is a ratio of proportionate or percentage change in demand to a proportionate or percentage change in price। चेंज नहीं लिखा है आपने, ऐड कर दो इसके अंदर, यहां आगे चेंज आएगा लास्ट लाइन में। टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी फॉर्मूला अपने यूज करेंगे? तो देखो, ये फॉर्मूला आपने कल देखी थी। मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ दो फॉर्मूला फॉलो करेंगे। जो स्टार्टिंग में लिखी है वो फॉर्मूला, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और सबसे लास्ट जो लिखी है वो फॉर्मूला, यानी Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 अपॉन Q1। अब यहां आपको एमसीक्यू जो पूछा जाएगा वो नोट लिखी है ना, वो the above formula in fact is related to point price elasticity of demand. It shows, कल भी आपने अंडरलाइन किया था ये, it shows small or marginal change only. It measures elasticity at a point on demand curve. कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या होगी ना, वही आपको पता चलता है। यानी मतलब पूरे डिमांड कर्व के ऊपर आप जहां पे भी पॉइंट देखते हो ने, हर पॉइंट के ऊपर की इलास्टिसिटी अलग आती है। तो इसमें सिर्फ मार्जिनल चेंज ही बताया जाता है, ये याद रखना। मैथमेटिकली ये भी आपने कल देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है। उसके पीछे का कारण कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्राइस इलास्टिसिटी की कंसीडर करेंगे। मतलब नंबर को ही खाली कंसीडर करेंगे हम। यहाँ पे इसका अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं जब सम्स कराऊंगा तब वो करेंगे। अब आता है उसके बाद में टोटल आउटले मेथड। इसके जैसी सिंपल मेथड कोई नहीं है। P यानी प्राइस और Q यानी क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। टोटल आउटले का मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर आप जितनी डिमांड करते हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपना अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो अपने को पता चल जाएगा। अंडर दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल आउटले। आउटले यानी एक्सपेंडिचर, आउटले यानी एक्सपेंडिचर मेड बाय कस्टमर ऑन द परचेज ऑफ दैट कमोडिटी। यानी टीओ का मतलब टोटल आउटले, उसको कैलकुलेट करने के लिए आगे बताया P इंटू क्यू करेंगे। P यानी प्राइस और Q यानी क्वांटिटी। अब सवाल कि हमको पता कैसे चले कि ये जो इलास्टिसिटी है उसका नेचर कौन सा है। तो अगर मैं ग्रेटर देन 1 देखना चाहता हूं, यानी ईपी इज ग्रेटर देन 1, वो कब होगा कि जब हम टीओ कैलकुलेट करें। ध्यान देना, जब टीओ कैलकुलेट करें तो टोटल आउटले जब प्राइस डिक्रीज हो ने तो बढ़ जाए। प्राइस डिक्रीज हो तो पहले अगर समझो कि तुम 50 रुपए के ऊपर 100 यूनिट परचेस करते थे, तो 5,000 रुपये का तुम्हारा टोटल आउटले हुआ 5,000 का। अब अगर 40 रुपीज जब उसकी प्राइस यानी 10 रुपीज कम हो जाती है, तब तुम 200 यूनिट परचेस कर रहे हो, तो अब तुम्हारा टोटल आउटले कितना हो गया 8,000। इसका मतलब पहले 5,000 था, अब 8,000 हो गया, तो आउटले बढ़ गया ने। तो अगर आउटले इंक्रीज होगा ने तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1। जब आउटले इंक्रीज होगा तो हम क्या मानेंगे, ग्रेटर देन 1 है। इसको अपने क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिसिटी। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब प्राइस फॉल होती है और टोटल आउटले अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम ऐसा मानेंगे कि ग्रेटर देन 1 है। लेकिन अगर उल्टा समझे कि जब टोटल आउटले फॉल यानी कम हो जाता है,
ड्यू टू अ स्मॉलर इंक्रीज इन डिमांड। जैसे कि एग्जांपल इसी में 50 रुपए प्राइस थी, 100 यूनिट्स डिमांड, तो 5000 तुम्हारा टोटल आउटले था। अब मैं डिमांड प्राइस को कम करता हूँ 40 कर रहा हूँ, और मैं 120 यूनिट्स की डिमांड कर रहा हूँ इसमें। तो 40 इंटू 120 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4800। मतलब पहले आउटले था 5000, अब आउटले हो गया 4800, यानी आउटले डिक्रीज हो गया। तो आउटले डिक्रीज हो गया, इसका मतलब लेस देन 1, यानी लेस देन यूनिट, राइट। नाउ ईपी इज इक्वल टू 1 कब होगा? एग्जैक्टली सेम आउटले रहे ने, तो उसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली सेम रहे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अगर 50 रुपए प्राइस थी, 100 यूनिट तुम्हारी डिमांड थी, तो 5000 तुम्हारा टोटल आउटले हुआ। अब 40 रुपीज प्राइस हो गई और 125 यूनिट्स की डिमांड है, तो 125 इंटू 40 करो, आंसर वापस एग्जैक्टली 5000 आ जाएगा। तो जब दोनों 5000 आंसर आता है ना, तो इसका मतलब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाता है? इज इक्वल टू 1। तो क्या याद रहेगा कि अगर जब मल्टीप्लाई करें आंसर पहले से ज्यादा आए तो ग्रेटर देन 1, अगर आंसर पहले से कम आए तो लेस देन 1, और अगर आंसर पहले जितना ही आए तो इज इक्वल टू 1। सिंपल। ओके। ये टोटल आउटले मेथड जो तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया गया है, देखो। इफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल आउटले आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब दोनों चीजें अपोजिट, एक बढ़ता है एक दूसरा कम हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ऐसा मान के चलेंगे, राइट। सेम रहेगा तो इज इक्वल टू 1, वो तो हमने देखा। और अगर सेम डायरेक्शन में, यानी प्राइस भी कम हो रही है और टोटल आउटले भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन हुआ ना। प्राइस कम हो और टोटल आउटले बढ़ जाए तो ग्रेटर देन 1। प्राइस कम हो और टोटल आउटले सेम रहे तो इज इक्वल टू 1। प्राइस कम हो और टोटल आउटले भी कम हो जाए, यानी सेम डायरेक्शन, तो इज लेस देन 1। ये एमसीक्यू है तीनों, समझे? या आप इसमें दो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने इसमें देख सकते हो। देखो 10 रुपीज प्राइस थी, 20, तो 200 टोटल आउटले, 5 प्राइस हो गई तो 60 तुम्हारी क्वांटिटी डिमांड है, तो इसका मतलब 300 तुम्हारा टोटल आउटले हो गया। तो 200 और 300 फर्क क्या है? 300 ज्यादा है पहले से, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 हुआ। लेकिन उसके सामने अगर 10 20 नीचे वाला एग्जाम्पल देखो आप, तो 10 20 और 540 देखेंगे, तो 200 दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या हो जाएंगे अपने लिए सेम, तो इज इक्वल टू 1 आ गया। और लास्ट वाला जो देखेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो आपको दिया है, 10 पे 20, 5 पे 30, तो 200 और 150, दैट मीन्स ये टोटल आउटले क्या होता है? कम हो जाता है। अगर टोटल आउटले कम हो जाएगा तो इसका मतलब लेस देन 1, राइट। इसका डायग्राम देखो, अजीब डायग्राम है। ए बी तक ईडी इज ग्रेटर देन 1, बी सी दिख रहा है, ए डी क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पे ए बी अगर है ना तो ग्रेटर देन 1, अगर बी सी है तो ये इज इक्वल टू 1, लेकिन अगर सी डी है तो ये ग्रेट लेस देन 1 हो गया, राइट। ये तीनों तीन चीजें तुम्हारे सामने है। अब आगे पॉजिटिव रिलेशनशिप याद रखो इसमें ने, अपने दिमाग में ये आता है कि इलास्टिसिटी का जो कर्व, यानी डिमांड का कर्व तो हमेशा डाउनवर्ड फॉलिंग होता है, पर ये डिमांड कर्व है ही नहीं, ये टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। बात समझे तुम? नीचे देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ऐसा समझ के चलेंगे, राइट, कि दोनों कैसा है? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर इस तरह से। अब बात ये ध्यान में रहे, आर्क मेथड के अंदर, आर्क मेथड इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, इसलिए नॉर्मली अपने यूजर नहीं करते उसको। पर देखो, दिस मेथड प्रोवाइड्स मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू डेफिनेट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व। दो पॉइंट के ऊपर आर्क, यानी दो पॉइंट के ऊपर अपने मेजरमेंट करेंगे इलास्टिसिटी क्या आएगी वो। तो ये अंडरलाइन करो, ये एमसीक्यू है। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
इन केस ऑफ अंडरलाइन करो लार्ज चेंज इन प्राइस, तो विच मेथड इज सुटेबल? व्हेन देयर इज लार्ज चेंज इन प्राइस, तो आर्क मेथड इज सुटेबल. It is useful to measure price elasticity of demand in case of large change in price. Suppose we want to measure the price elasticity of demand between point C and D. यहाँ पे C and D लिखा नहीं है, डायग्राम के अंदर देखो, जहाँ पे 0 लिखा है ना उसके सामने आपको C लिखना है, और जहाँ पे 5 लिखा है उसके सामने आपको D लिखना है. राइट नाउ, अगर हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर सेपरेटली फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट होगी, उसके नीचे फॉर्मूला आपको दी गई है. याद रखो, जब भी आर्क इलास्टिसिटी आए ना, तो उसको फाइंड आउट करने की फॉर्मूला बहुत स्पेसिफिक है. ऊपर क्वांटिटी माइनस करेंगे, नीचे क्वांटिटी प्लस करेंगे. फॉर्मूला देखो, Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1. इसमें कोई ये दिमाग ना चला है अपना कि Q2 ज्यादा है तो Q2 माइनस Q1, ऐसा नहीं है. Q2 माइनस Q1 रहेगा ऊपर, और नीचे Q2 प्लस Q1 रहेगा. लेकिन जब प्राइस लिखेंगे ना मल्टीप्लाई करके, तो प्राइस में प्लस ऊपर आएगा और माइनस नीचे आएगा. क्वांटिटी में ऊपर माइनस, नीचे प्लस, और प्राइस में ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये याद रखना है. ओके, तो जब सम्स होंगे ने, तब तुमको समझ में आ ही जाएगा. बहुत सिंपल सम्स है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है कोई भी. नाउ, अब आता है पॉइंट मेथड. पॉइंट मेथड, इसको है ना ज्योमेट्रिकली अपने मेजर करेंगे. मार्शल सजेस्टेड दिस मेथड. तो अब आपको पूछा जाए कि कौन सी मेथड मार्शल ने सजेस्ट की थी, तो पॉइंट मेथड, या ज्योमेट्रिक मेथड, या ग्राफिकल मेथड. ओके, मार्शल सजेस्टेड दिस मेथड टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व. यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी यानी क्या, पहले लोअर सेगमेंट देखेंगे. जैसे सामने वाले डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है पीबी, दिख रहा है पीबी, वो तुम्हारा लोअर सेगमेंट है. और अपर सेगमेंट कौन सा, पीए. तो पीबी अपॉन पीए करो. अगर पीबी की लेंथ ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, यानी लोअर पार्ट की लेंथ ज्यादा होने, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. अगर लोअर पार्ट की लेंथ अगर कम होने, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1. लोअर पार्ट की लेंथ अगर ज्यादा हो, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1. लोअर पार्ट की लेंथ अगर कम हो, तो लेस देन 1. और अगर दोनों लेंथ इक्वल होने, तो इज इक्वल टू 1. सिंपल. तीन अलग अलग पॉइंट, बराबर ने. तो आपको है पॉइंट इलास्टिसिटी में ऊपर क्या लिखना है, लोअर सेगमेंट. जब फॉर्मूला बनेगी, तो ऊपर क्या लिखेंगे अपने, लोअर सेगमेंट, और अपॉन में क्या लिखेंगे, अपर सेगमेंट लिखेंगे. राइट, तो L अपॉन U करेंगे. तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये आता. अब ये किसने प्रूव किया था, तो प्रोफेसर लिप्सी, नाम याद रहे, बराबर. इन्होंने देखो फॉर्मूला कैसे यूज किए, मैं जो सिखा चुका हूं वही एग्जैक्टली है. अगर आप ए पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी मेजर करोगे, कौन से पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, तो वो इन्फिनिटी. कारण के नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन 0 है, यानी ए बी पूरा नीचे वाला पोर्शन है. लोअर पार्ट कितना है, ए बी है, लेकिन अपर पार्ट है ही नहीं, मतलब 0. तो ए बी अपॉन 0 अगर मैं करूंगा, तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, यानी जब कोई भी फ्रैक्शन में नीचे 0 आता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे. उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर बोलूंगा, तो बी पॉइंट के ऊपर लोअर पार्ट 0 है. बी पॉइंट यानी सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसमें लोअर पार्ट 0 है, लेकिन अपर पार्ट ए बी पूरा है. तो हम इसमें ऐसा मानेंगे कि इसमें प्राइस इलास्टिसिटी 0 है. इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या मानेंगे अपने, 0. और इसी तरह से अगर मैं पी पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, तो पी पॉइंट के ऊपर पीबी और पीए दोनों इक्वल है. लोअर और अपर पार्ट दोनों इक्वल है. जब इक्वल होता है तो इज इक्वल टू 1, मैंने आगे समझाया था. फिर उसके बाद में अगर मैं डी पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ तो डीबी छोटा सा पार्ट है. डीबी कितना, एकदम छोटा सा पार्ट है, लेकिन अपर पार्ट एडी बहुत बड़ा है. तो इसका मतलब ये लेस देन 1 आएगा.
ये क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। और अगर मैं सी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो सी पॉइंट पे नीचे वाला हिस्सा जो है सीबी, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और जो एसीएन है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपर पार्ट कम है, लोअर पार्ट ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 1। हम यहाँ पे डिफाइन किसके ऊपर करेंगे, लोअर पार्ट कितना है उसके ऊपर डिफाइन करेंगे, राइट। तो डायग्राम से इलास्टिसिटी इसके ऊपर पता चलती है आपको। लेकिन अगर तुम्हारा डिमांड कर्व नॉन लीनियर हुआ, यानी एक लाइन में नहीं हुआ, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये जिस तरह से साइड पे लिखा हुआ है ना, इस तरह से अगर तुम्हारा डिमांड कर्व हुआ तो क्या करोगे। हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने पी पॉइंट सिलेक्ट किया है, राइट। तो पी पॉइंट के नीचे वाला हिस्सा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट यानी स्पर्शक के भाई, उसमें से टच करके निकलने वाला, कट करने वाला नहीं, उसको टच करके निकलने वाला एक पॉइंट अपने ड्रॉ करेंगे, एक लाइन अपने ड्रॉ करेंगे। वो लाइन, उसके ऊपर अपने देखेंगे कि पीबी हिस्सा ज्यादा है और एपी हिस्सा कम है, यानी लोअर पार्ट ज्यादा है, अपर पार्ट कम है, तो ग्रेटर देन 1 हो गया। लेकिन वैसे ही अगर मैं आर पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ, कौन से पॉइंट के ऊपर, आर पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो उसको टच करके निकल जाती है, तो उस पॉइंट के ऊपर मैं देख रहा हूं कि आर बी, सॉरी आर एफ, वो छोटा सा हिस्सा है, और आर ई जो है ना, वो बड़ा हिस्सा है, यानी मतलब यहाँ पे लेस देन 1 आएगा। समझ में आया। तो लीनियर कर्व होगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन नॉन लीनियर होगा तो अपने टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस टेंजेंट को ड्रॉ करके अपने क्या देखेंगे, कौन सा हिस्सा ज्यादा बड़ा है। अगर लोअर पार्ट ज्यादा बड़ा होगा ने, तो हम क्या समझेंगे कि ग्रेटर देन 1 है, और अगर लोअर पार्ट कम होगा ने, तो हम लेस देन 1 समझेंगे। लेकिन दोनों अगर इक्वल हो ने, इक्वल हो सकता है, अगर मैं सेंटर में पॉइंट लू ने तो इक्वल हो सकता है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया एंड सेम के लिए, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन, और इसमें ने एमसीक्यू फुल बहुत ज्यादा है। मैं बताऊं पहले, नेचर ऑफ कॉमोडिटी, यानी किस तरह की कॉमोडिटी है। डिमांड फॉर नेसेसरीज, जरूरी चीजों की डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होती है। प्राइस कितनी भी बड़ा हो, साग भाजी तो खरीदनी पड़ेगी ना। एग्जाम्पल पे ध्यान देना मेरे, राइट। दूध की बात करो, प्राइस कितनी भी बड़ा हो, उसका कंजम्पशन कम नहीं हो सकता, तो इसको इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यानी नेसेसरीज की डिमांड कैसी, इन इलास्टिक, बिकॉज इनके कंजम्पशन है ना, उससे ज्यादा फर्क पड़ता, कंजम्पशन पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है प्राइस के कारण, उसका उसकी डिमांड तो होगी। लेकिन लग्जरी की बात करें, अगर आप कार परचेस करने वाले और कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो अपने पोस्टपोन कर लेंगे। गोल्ड परचेस करना है, गोल्ड की प्राइस बढ़ जाएगी तो जब तक प्राइस कम ना हो तब तक अपने पोस्टपोन करेंगे। तो याद क्या रखेंगे अपने, कि अगर नेसेसरीज है तो डिमांड इन इलास्टिक, लग्जरी है तो डिमांड इलास्टिक। ओके। फिर एक्सटेंट ऑफ यूज, अगर वेराइटी ऑफ यूजेस है ना, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। ऑन द अदर एंड कॉमोडिटी जिसका सिर्फ एक ही यूज है, सिंगल यूज है, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। जैसे एग्जांपल, स्टील बहुत अलग अलग पर्पस पे यूज किया जाता है, तो जब जब भी उसकी प्राइस बहुत थोड़ी सी भी अगर फॉल होती है ना, तो उसकी डिमांड में काफी अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन दूसरी अगर इसके बाद में बात करें कि जिसका सिंगल यूज है, एक ही यूज किया जा सकता है, दूसरा कोई यूजर ना हो, तो उस वक्त उसके अंदर हमें ना क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ देखो, कि जब अगर दूध की प्राइस इंक्रीज हो जाए ना, तो हमें ने चाय कम बनाना चाहिए, एक यूज उसका कम कर दे। बराबर, ये होता नहीं है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो अननेसेसरी जगह के ऊपर अपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बंद कर देंगे। बराबर, लगता है कि ये बेकार में 3 लाइट चालू है तो एक लाइट बंद कर देंगे। अगर लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस है जो हम यूज नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, उसको स्विच ऑफ कर देंगे। तो वहां बचा सकते हैं अपने। तो इसकी डिमांड के अंदर काफी फर्क आता है, लेकिन अगर एक ही यूज होता तो इसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ रेंज ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये बहुत सिंपल है
कि अगर सब्सटीट्यूट यानी उसकी जगह पे यूज की जाने वाली दूसरी चीज अगर अवेलेबल होगी ना तो डिमांड इलास्टिक। लेकिन अगर वो ऐसी अकेली चीज है जिसके अलावा दूसरी कोई चीज बचती ही नहीं है तो वहां पे हम ऐसा मानेंगे उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर मर के भी वो चीज खरीदेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे? तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो रेंज ऑफ सब्सटीट्यूट्स में अगर ट्राम फेयर्स राइस, ट्राम ट्राम यानी कलकत्ता में वो, यहाँ तो अब है नहीं, कलकत्ता में भी बहुत कम है। पीपल प्रीफर टू यूज बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रेन। ये क्या करेंगे लोग, अगर ट्राम का फेयर बढ़ जाएगा, बस के भाड़े बढ़ जाएंगे तो अपने ट्रेन में मुसाफरी करेंगे। सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। लेकिन एक यूज हो ने जिसका या तो एक कॉमोडिटी मार्केट में दूसरी कोई कॉमोडिटी अवेलेबल है ना हो, तो हम क्या करेंगे, कंपेरेटिवली उसकी डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी ना। इनकम लेवल, पीपल विथ हाई इनकम आर लेस अफेक्टेड बाय, अंडरलाइन करो, प्राइस चेंजेस। बराबर है, हाई इनकम लेस अफेक्टेड। लेकिन अगर लो इनकम वाले लोग हैं तो वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे। जैसे कि रिच पीपल को फर्क नहीं पड़ता कि दूध की प्राइस क्या है, साग भाजी की प्राइस क्या है, लेकिन जो गरीब है ना उसको ये दोनों से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना वो कम नहीं करेंगे अगर रिच लोग होंगे तो, लेकिन अगर पुअर लोग होंगे तो उसकी क्वांटिटी क्या कर देंगे, कंजम्पशन की कम कर देंगे। तो इलास्टिक किसके लिए है, पुअर पीपल के लिए इलास्टिक, लेकिन रिच पीपल के लिए इन इलास्टिक। इतना पार्ट आपको अंडरलाइन करना है, ये लास्ट में लिखा हुआ है। मिल्क एंड फ्रूट्स आर इन इलास्टिक फॉर द रिच पीपल बट इलास्टिक फॉर द पुअर पीपल। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द कमोडिटी। तुम्हारी इनकम का कितना हिस्सा उस कमोडिटी पे खर्च होता है। अगर बहुत छोटा हिस्सा खर्च होता होगा ना तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम का बहुत ही छोटा हिस्सा अगर इस पे खर्च होता हो तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है ना तो हम उसकी डिमांड को तुरंत ही कम कर देंगे अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी तो। जैसे कि स्मॉल पार्ट लिखा होने तो प्राइस चेंज डज नॉट अफेक्ट मच, डिमांड इन इलास्टिक, स्मॉल पार्ट इन इलास्टिक, ऐसा टिक करो खाली। इसमें स्मॉल पार्ट और इन इलास्टिक नीचे है। जबकि अगर ह्यूज पार्ट इसमें खर्च होता होने तो, जैसे कि हम बात करें मैच बॉक्स सॉल्ट, अभी सॉल्ट का एक पैकेट लेके आएंगे 2 महीने चलेगा, तो इसमें इनकम का कितना हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा गया ना। तो अगर 20 रुपए की जगह 30 रुपए भी हो जाए ना प्राइस तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूध की प्राइस अगर 5 रुपए भी बढ़ जाती है ना पूरे दिन के कंजम्पशन पे, यानी अगर 5 थैली कंज्यूम करते हो, हर थैली के ऊपर 1-1 रुपये बढ़ गई तो पूरे महीने के 150 रुपये बढ़ जाएंगे तुम्हारे। तो ये इनकम का बड़ा हिस्सा वो खर्च करता है। तो इसीलिए ये इनकम जो ज्यादा खर्च होती है ना वहां पे उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। अब अर्जेंसी ऑफ डिमांड, अब भी कभी कोई चीज चाहिए तो प्राइस नहीं देखते हो। इंसान मरता हो तो दवाई के लिए प्राइस नहीं देखेगा, वो अर्जेंसी है, तुरंत ऑपरेशन करना होता है तो अपने ऐसा थोड़ा देखते हैं कि अभी नहीं महंगा है ऑपरेशन, सस्ता होने के बाद में कराएंगे, ऐसा थोड़ा करते हैं। हमको जब कराना है अर्जेंसी है तो उसी वक्त कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखो, पहली लाइन में लिखा है मोर अर्जेंट तो डिमांड इज इन इलास्टिक, लेकिन लेस अर्जेंट तो डिमांड इज इलास्टिक। बस ऐसे ही याद करना है तुमको। जैसे मैं बोल रहा हूँ मोर अर्जेंट इलास्टिक के इन इलास्टिक अपने ध्यान में रखने का बस खाली। अब अगर ड्यूरेबल है ने तो चला लेंगे, जैसे शूज अगर महंगे होंगे ने तो चला लेंगे, अभी जो भी है ना वो नहीं खरीदने। लेकिन अगर मैं ड्यूरेबिलिटी ना देखूं उसकी, उसको रोज रोज खर्च करना पड़ता हो, तो ऐसी चीजों के लिए डिमांड इलास्टिक ज्यादा नहीं होती। देखो याद रखना, यहाँ पे ड्यूरेबल है ना तो इलास्टिक डिमांड, नॉन ड्यूरेबल है तो इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि हम रिपेयर करा सकते हैं ड्यूरेबल चीजों को, और नॉन ड्यूरेबल चीजों को रिपेयर नहीं करा सकते क्योंकि वो खत्म हो जाती है इसकी वजह से। परचेस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट, एक महीने में कितनी बार परचेस करना पड़ता है, वो परचेस फ्रीक्वेंसी है। या एक दिन में कितनी बार परचेस करना पड़ता है, या एक साल में कितनी बार परचेस करना पड़ता है। तो अगर परचेस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ने तो इलास्टिक, लेकिन अगर परचेस फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इन इलास्टिक। सालों में एक बार परचेस कर, जैसे टेलीविजन 5-6 साल में एक बार परचेस करेंगे, 7-8 साल में एक बार परचेस करेंगे, तो उस वक्त प्राइस नहीं देखते अपने।
राइट। लेकिन कपड़े परचेस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसमें अपने प्राइस देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर टाइम फैक्टर। जनरली डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक विद इन शॉर्ट रन एंड मोर इलास्टिक फॉर अ लॉन्ग रन। दो रीजन है उसके लिए। पहली बात तो कस्टमर्स को टाइम लगता है कि चेंज होने के लिए, प्राइस चेंज हुई कब उसके बारे में, एंड कस्टमर्स आर नॉट रेडी टू चेंज देयर एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर विद इन शॉर्ट टाइम। और इन्हें टाइम फैक्टर क्या होता है कि अगर शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन के अंदर कस्टमर एडजस्ट नहीं होता, लॉन्ग रन में एडजस्ट हो जाएगा। अभी समझो कि मैं बाजार तक पहुंच गया, मैंने सोच लिया कि मुझे खरीदना ही है, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी ना प्राइस तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम के लिए मैं याद रखूंगा कि अब ये प्राइस अगर बढ़े तो देख के आना है यहाँ पे मार्केट में। बराबर नहीं, हम इसको याद रखते हैं कि ये कब होता है पता है? तुमने ऑनलाइन कोई चीज परचेस की, फिर बाद में पता चला कि फलानी वेबसाइट पे तो कम थी, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइम अपने लॉन्ग रन के अंदर ये ध्यान रखेंगे, ये टाइम फैक्टर है। शॉर्ट रन में इंसान ध्यान नहीं रखेगा, शॉर्ट रन में इन इलास्टिक, लॉन्ग रन में इलास्टिक, ये याद रहेगा। तो कंक्लूजन, इतने सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं ना कि हमको पता नहीं चलता कि डिमांड इलास्टिक रहेगी कि नहीं रहेगी, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यूजेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखो, यूजेस यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो पहला, मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए ये यूज की जाती है। इट हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर फ्रेमिंग पॉलिसी एट डिफरेंट लेवल्स। तो पहले लिखा है फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक सबसे अच्छा एग्जांपल, ट्रेन की टिकट की प्राइस, फर्स्ट क्लास की प्राइस में ना ये लोग कितना इंक्रीज करेंगे, 500 रुपये 600 रुपये सीधा। लेकिन जब अपने स्लीपर की बात करें या तो जनरल की बात करें, उसकी प्राइस में 5-10 रुपये इंक्रीज करने से भी ये डरते हैं। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि ये जो लोग हैं ना वो पुअर पीपल है, या तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके पास कन्वेंस का यानी जाने आने का साधन यही है। तो प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना यानी डिफरेंस रखना प्राइस में। तो हर कस्टमर के लिए प्राइस में डिफरेंस रखा जाता है, ये यहाँ पे आता है। तो हम मोनोपोलिस्ट चार्जेस हायर प्राइस इन द मार्केट, जहां पे डिमांड इन इलास्टिक होती है। तो जहां डिमांड चेंज नहीं होगी ना, वहां पे हम ज्यादा प्राइस रखेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर उसको लगता है कि डिमांड में फर्क पड़ेगा, तो उसमें ने वो प्राइस को क्या रखेगा, लो रखेगा। तो विद दिस द प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। दूसरा लिखा है फॉर पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे एटसेट्रा, consumers with inelastic demand are charged higher prices and consumers with less elastic demand are charged lower prices। जैसे कि एसी की प्राइस, एसी क्लास की प्राइस ज्यादा होती है, मैंने बोला पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग में, यूटिलिटी में वैसा ही होता है। आप वोल्वो बस में जाते हो तो यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए 240-250 रुपये, लेकिन अगर आप वो एसटी शादी बस के अंदर जाते हो तो उसी के लिए 100 रुपये 125 रुपये में हो जाता है। समझे ने? तो मतलब अलग अलग कस्टमर, पब्लिक यूटिलिटी की प्राइसिंग अलग अलग होती है। फॉर फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और लैंड, इन सब की प्राइस की बात करो, तो इसमें जिनकी इन इलास्टिक डिमांड है ना, उनको हायर रिवॉर्ड्स मिलता है। जैसे कोई ऐसी चीज खेती बाड़ी के अंदर जो कम उगती हो, उसकी प्राइस ज्यादा होती है, केसर जम्मू एंड कश्मीर में, बाकी कोई जगह नहीं, राइट? जो सैफरन है वो, तो इसकी प्राइस है ना हमेशा ज्यादा ही रहती है, वो कम नहीं करेंगे, कि पता है कि पूरी दुनिया में यही पे अवेलेबल है खाली, इसकी वजह से। फॉर ज्वाइंट सप्लाई, certain commodities are produced by same process, so they are jointly supplied. For example, oil and petrol, milk and ice cream, wool and mutton, etc. Now if the demand for petrol is inelastic compared to demand for oil, a higher price is charged for petrol। सेम प्रोसेस में से ऑयल एंड अपने पोस्टपोन कर देंगे, अभी नहीं करना चेंज।
अभी अपने चेंज नहीं करना ऐसा बोल देते, लेकिन पेट्रोल तो भराना पड़ेगा, चलेगी कैसे? तो ये सिमिलरली इफ डिमांड फॉर वुल इज इन इलास्टिक कंपेयर टू डिमांड फॉर मटन, द हायर प्राइस इज चार्ज फॉर वुल। तो एक दो चीजें साथ में प्रोड्यूस होती है, एक की डिमांड अगर इन इलास्टिक हो तो उसके लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, लेकिन अगर एक की डिमांड इलास्टिक हो तो उसके लिए कम प्राइस चार्ज करेंगे। तो दोनों में क्या कर लेंगे, अपने प्रॉफिट को इक्वलाइज कर लेंगे, कि एक में ज्यादा प्राइस चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, और एक में कम प्राइस में कम प्रॉफिट में भी अपने सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि दूसरी प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है इसलिए। फिर यूज ऑफ मशीन्स, वर्कर हमेशा अपोज करते हैं, उनको डर लगता है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का उसको डर लगता है कि अगर मशीन आएंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो। इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इलास्टिक, तो मशीन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि मशीन आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइस कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इलास्टिक है डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और बनाना पड़ेगा, तो वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो वर्कर्स की डिमांड अगर बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। समझ में आया ना? कहाँ से शुरू किया मैंने, कि अगर प्राइस, जब मशीन नए आते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी तो प्राइस डिक्लाइन होगी, प्राइस डिक्लाइन होगी तो डिमांड प्रोडक्ट की बहुत बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, तो नए वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इलास्टिक डिमांड अगर होती है ना, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है मशीन के यूज से, लेकिन अगर इन इलास्टिक डिमांड है ना, तो मशीन का यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्री को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा प्राइस इलास्टिसिटी को देख के, ये आपको है ना करना ही, अंडरलाइन आएगा ये। द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इन इलास्टिक होना चाहिए, एक्सपोर्ट इन इलास्टिक होना चाहिए, क्योंकि मैं प्राइस अगर बढ़ाऊं ने तो भी सामने वाली कंट्री डिमांड कम ना करे। इन इलास्टिक का मतलब क्या समझ रहे हो, कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूं ने तो भी डिमांड कम ना हो। तो एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी कैसी होनी चाहिए, इन इलास्टिक, लेकिन इंपोर्ट की इलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस बढ़े ने तो हमारे लोग क्या करेंगे, डिमांड एकदम कम कर देंगे, तो डिमांड कम करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट का बिल है ना वो बढ़ता जाएगा, लेकिन इंपोर्ट का बिल डिमांड कम होने से कम हो जाएगा, बराबर ने? तो ये याद रखना है, डी वैल्यूएशन वुड बी वर्थ वाइल इफ डिमांड इज इलास्टिक, ये भी आएगा एग्जाम में। डीवैल्यूएशन का मतलब कि अपनी करेंसी है ना उसकी कीमत घटा देना, डीवैल्यूएशन। ये मैं डिटेल में क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये थर्ड ईयर में आता है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड है, काफी डिफिकल्ट है समझना, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तब ये समझ पाते हो। इसलिए मैं आपको खाली इतना याद दिलाता हूँ कि डीवैल्यूएशन का मतलब क्या, हम अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी की कंपैरिजन में कम कर रहे हैं, यानी मतलब $1 अगर 40 रुपए का होता है ना, तो $1 45 रुपए का हो जाएगा, तो अपनी करेंसी की वैल्यूएशन कम हो गई, उसका परचेसिंग पावर कम हो गया। इससे क्या होता है पता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम हो जाता है। अब शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, अब बिजनेसमैन, अब सोचो, कुछ चीजें, हर चीज पे टैक्स तो लगता ही है, राइट, लेकिन कंज्यूमर के पास से टैक्स चार्ज करना, ये कब पॉसिबल है, जब डिमांड इन इलास्टिक होगी, तो मैं कंज्यूमर को बोलूंगा कि तुमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स मैं तुमसे वसूल करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, मैं तुमसे वसूल नहीं करूंगा, मैं तुमसे जो प्राइस वसूल करता हूं ना उसी में से टैक्स मैं अपने जेब में से भर दूंगा, क्योंकि अगर इलास्टिक डिमांड हुई तो प्राइस बढ़ाने से यानी टैक्स की कीमत ऐड करने से कंज्यूमर ने भाग जाएंगे, कंज्यूमर चीजें खरीदेंगे नहीं, तो इसलिए मैं टैक्स का बर्डन तुम पे शिफ्ट नहीं कर सकता, मुझे टैक्स का बर्डन अपने पर रखना पड़ेगा। इसलिए नाउ टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट उन सब चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है जिनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, जैसे सिगरेट, इनकी डिमांड इन इलास्टिक है, तुम कितना भी टैक्स उसके ऊपर लगाओ कुछ नहीं होगा। सेम लिकर, शराब, कितना भी टैक्स लगाओ, प्राइस कितनी भी बढ़े, ये पिया जाएगा ऐसा, समझे ना? देन आफ्टर सुपरमार्केट, सुपरमार्केट इज अ सेट ऑफ शॉप्स, इट इज रन बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इट सेल्स वाइड रेंज ऑफ गुड्स, और ये लोअर प्राइस के ऊपर शॉपकीपर्स से लोअर प्राइस के ऊपर बेचते हैं। सो लोअर प्राइस उसके लिए चार्ज करेंगे ना जिसकी डिमांड इलास्टिक होती है,
रोज की चीजों की प्राइस लोअर होती है, राइट। बिस्किट लेने जाओगे सस्ते में मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए जाओगे सस्ते में मिलेगा, ये सब सस्ता मिलता है क्योंकि जानते हैं कि लोग अट्रैक्ट होके आते हैं, ये रोज की चीज है और इसकी डिमांड काफी इलास्टिक होती है इसकी वजह से। ओके, तो ये 9 डिफरेंट पॉइंट्स हुए जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटीज को, सॉरी यूज है ये, सॉरी